हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 और 4 में जितने भी मैथ के सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों को सॉल्व करेंगे जो आगामी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 5, 3 और 2 के जो होने वाले हैं 12 जून से, उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। और सभी सवाल एक यूनिक मेथड से सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा, तो क्लास के अंत तक बने रहिए। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आप लोगों के सामने पहला प्रश्न। और हाँ दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो देखिए क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्या है पहला, राम किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 12.5% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। ये इस सवाल पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, आप इसमें आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आना चाहिए, तो आप इसे आसानी से रेशियो से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, हम इसको 12.5% प्रॉफिट को हम कैसे लिख सकते हैं। 12.5% को हम लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं कि नहीं। 12.5% को हम कैसे लिखेंगे 1/8। 12.5% अगर परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या देंगे 100 देंगे, और अगर एक पॉइंट और हटाएंगे नीचे एक जीरो और बैठेगा। ये 25 से जाएगा 5 बार में, ये 25 से जाएगा 40 बार में, ये 5 से फिर जाएगा 8 बार में। तो आ गया आपका 1/8, इसलिए हम 12.5% को डायरेक्ट लिखे 1/8। अब हम लिखते हैं, एक होता है कॉस्ट प्राइस जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं, एक होता है मार्क प्राइस जिसको हम क्या बोलते हैं अंकित मूल्य, और एक होता है सेलिंग प्राइस जिसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब क्या करते हैं, हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 8 रुपया। क्यों मान लेते हैं मैं बताता हूँ, क्योंकि 12.5% इसका करने में आसानी होगी। 12.5% 1/8, तो 8 रुपया मान लिया आपका क्रय मूल्य, तो उसमें उसका 1/8 करेंगे तो 1 रुपया आ जाएगा। तो आपका 9 रुपये क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। कैसे हो गया, 8 रुपया क्रय मूल्य, 12.5% मीन्स 1/8, इसका 1/8 करेंगे तो वो 8 से 8 जाएगा 1 आएगा, तो क्रय मूल्य में 1 रुपया जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आपका आ गया 9 रुपया। लेकिन ये 9 रुपया है 10% छूट देने के बाद, तो ये आने की 90 बराबर है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, 9 से 9 चला गया, तो 10 रुपया आपका आ गया क्या मार्क प्राइस। अब क्या बोल रहा है कि अगर यदि हम इसको अंकित मूल्य पर ही बेचे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो देखिए कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितना पर, 8 रुपया पर क्रय मूल्य है, और गुना आप 100 से कर दीजिए, और 2 से इसको 4 बार में, और 4 से ये 25 बार में, तो 25% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि 10 वर्षों में 75% की वृद्धि होती है, तो समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि पर 6 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए, हर शिफ्ट में CISI से 2-3 सवाल पूछे गए हैं, तो आपको जरूरत है कि इन सवालों को एक बार आप कर लें ताकि जो 12 जून को होने वाले एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम उसमें थोड़ा आपको मदद मिल पाए। तो देखिए क्या है, 10 वर्षों में बोल रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि हो रहा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 10 ईयर्स में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 75%, 75% की वृद्धि हो रही है। और अगर यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर समान हो और धनराशि भी समान हो तो 6 वर्षों में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो हम यहाँ यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। तो 75% वृद्धि है कितने वर्षों में, 10 वर्षों में, तो 6 वर्षों में कितने परसेंट की वृद्धि, तो ये 10 से इसको हटाएंगे तो 7.5 बार में जाएगा, और 7.5 इंटू 6 कर देंगे, 7.5 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा आपका 45% की वृद्धि होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इजी सवाल है। 10 वर्षों में 75% की वृद्धि हो रही है, तो 6 वर्षों में कितनी की वृद्धि होगी 45% की। अगला सवाल देखिए, एक ये सवाल था, इजी है। किसी संख्या का 23.5% 11.75 के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ देखने से नहीं लग रहा है, यहाँ लिख लेते हैं 23.5% बराबर कितना आपको दे रखा है 11.75। आपको दिखने से लग रहा है कि 23.5 का ये आधा है 11.75, तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1% बराबर आधा मीन्स हम क्या लिख सकते हैं 0.5, तो 1% की वैल्यू कितना आ गया 0.5, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 0.5 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा आपका 50। तो 50 वो संख्या है, आप इसको ध्यान में रखें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इस सवाल में आपको क्या करना था, ऑब्जर्व करना था कि 23.5 का आधा कितना है 11.75। बस यही इस सवाल सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न देखिए, एक पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और एक महिला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती है, तो 2 पुरुष 3 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। तो देखिए, अगर क्वेश्चन आपको पूरा नहीं दिख रहा है तो मोबाइल को रोटेट कर लें और फुल स्क्रीन कर लें, तो क्वेश्चन आपको दिखेगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है इसलिए छोटे छोटे हैं, आपको बराबर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा।
तो देखिए एक पुरुष कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो एक पुरुष की कार्य क्षमता मान लेते हैं एम फॉर मेल, और कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। और एक महिला की कार्य क्षमता मान लेते हैं एफ फॉर फीमेल, और कितने दिन में कर रही है, 30 दिन में कर रही है। यहाँ महिला और पुरुष का हम अनुपात निकाल सकते हैं उसकी एफिशिएंसी का, तो 0 से 0 जाएगा, तो पुरुष बटा महिला बराबर कितना हो जाएगा, तो पुरुष की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 3, और महिला की कार्य क्षमता 2। इसमें क्या होता है, अपोजिट होता है। अब एम का वैल्यू आप यहाँ पुट करके कुल वर्क निकाल सकते हैं, या एफ का वैल्यू यहाँ पुट करके आप कुल वर्क निकाल सकते हैं, एक ही वर्क आएगा। तो हम यहाँ एम का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो एम के जगह पर हम डायरेक्ट रखते हैं क्या, एम के जगह पर हम डायरेक्ट रखते हैं 3 इंटू 20, ये आपका क्या निकल गया, टोटल वर्क निकल गया। आप इसको ध्यान में रखें। अब क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन पर आते हैं कि अब क्या बोल रहा है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी कार्य को कितना दिन में करेगी। तो 2 पुरुष है और एक पुरुष की कार्य क्षमता आपको दिख रहा है कितना है, 3। तो 2 पुरुष की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 6, और एक महिला की कार्य क्षमता कितना है, 2। और कितनी महिलाएं हैं, 3 महिलाएं, तो 3 महिला की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 6, और ये दोनों का कार्य क्षमता मिलाकर कितना हो गया, 12। अब ये कितने दिन में करेगी, तो 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से ये जाएगा 4 बार में, और 4 से ये जाएगा 5 बार में। तो 5 दिन में 2 पुरुष 3 महिलाएं इस कार्य को पूरा कर पाएगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये सवाल देखिए, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। आप देखिए ये सवाल को सभी कोई कर सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत है कि आप कितने समय में इसको कर पाते हैं, कितना जल्दी आप इस सवाल पर रिएक्ट करके कर पाते हैं, तभी आप कर पाएंगे, तभी आप समय बचा पाएंगे एग्जाम में। तो देखिए इसको काटेंगे, 14 से जाएगा 4 बार में, ये 14 से जाएगा ये 4 बार में, 14 चक 56, और यहाँ 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो इधर आपका 16 दे दिया। आप यहाँ ये 3 से जाएगा, ये कितना बार में, 2 बार में, और ये 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो माइनस का ये 24 हो गया, और प्लस का 10 आपका यहाँ दिया हुआ है। तो 10 और 16, तो 10 और 16 ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 26, और 26 में 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो इसको मुश्किल से सॉल्व करने में कितना समय लगा, 5 सेकंड में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और भरवली भी सॉल्व कर सकते हैं, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है। अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए एक ये सवाल है मेंसुरेशन से। देखिए क्या है, एक वृत्त की परिधि 308 मीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, और पाई का मान दे दिया है कि 22/7 आपको लेना है। तो देखिए बिल्कुल इजी सवाल है। अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर बराबर दिया हुआ आपका कितना, 308 मीटर दिया हुआ है। तो 2 गुना 22/7, पाई का मान 22/7 लेना, और आर यहां से हम निकाल सकते हैं 308। अब 2 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 15 4 154 आ गया। अब 11 से इसको काट दीजिए, 11 दूना 22, और 11 एकम 11, 11 चक 44। अब फिर 2 से ये जाएगा कितना बार में, 7 बार में। तो आर का वैल्यू आपका आ गया कितना, 49। अब आर का वैल्यू आ गया, तो आप यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब हो गया 22/7, और आर का वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए 49 इंटू 49। अब जब इसको काटेंगे तो 75.46 मीटर स्क्वायर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था। ये सवाल देखिए, निम्न परीक्षणों के बहुलक और माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए माध्य और बहुलक का आपको अंतर निकालना है। तो बहुलक हम कैसे निकालते हैं, जो नंबर जितनी ज्यादा बार रिपीट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक। तो देख सकते हैं 12 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3, सबसे ज्यादा बार यही रिपीट हुआ है। तो बहुलक आपका कितना हो गया, 12 हो गया। आप इसको ध्यान में रखें, बहुलक को जेड से डिनोट करते हैं। तो बहुलक कितना हो गया, 12। अब माध्य निकाल लीजिए, अब सबको ऐड कीजिए, 5 और 4 9, 9 6 15, 15 और 7 22, 22 और 8 कितना हो गया, 30, 30 और 12 42, 42 और 9 51, 51 और 12 कितना हो गया, 63, 63 और 5 68, 68 और 12 आपका हो गया कितना, 80, 80 आ गया आपका कुल। अब कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 8 क्या आ गया आपका माध्य आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना है, 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये सवाल देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। 5 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है, और 5 वर्ष बाद पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 9:4 होगा। तो कितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो देखिए इस सवाल को अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आपको आता होगा तो इसको चुटकियों में आप सोल्व कर पाएंगे, नहीं तो अगर बेसिक से आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे मल्टीप्लीकेशन मेथड से आसानी से सोल्व करते हैं। 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया हुआ है, तो यहां हम लिख लेते हैं फादर और सन कितना है 7:2। ये लेकिन 5 वर्ष पहले आप इसको ध्यान में रखें, और 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 9:4। तो कितना का अंतर आ रहा है, 5 साल पहले 5 साल बाद, कुल कितने का अंतर आ रहा है 10 साल का। तो यहां लिखेंगे 10 साल 10 ईयर्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दीजिए, 7 को 4 से और 9 को 2 से, तो 7 चौक 28 और 9 दूनी 18। 28 और 18 का अंतर आपको लेना है। तो 28 और 18 का अंतर कितना हो जाएगा 10, डायरेक्ट लिखें। अब फिर इसको इससे और इसको इससे, तो 9 दें के 90 और 4 दें के 40, 90 और 40 का अंतर कितना हो जाएगा 50।
तो 10 बराबर 50, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 5 आ गया आपका। अब यहाँ हम इसमें ध्यान आपको केवल यही रखना है कि इसमें केवल हम ऊपर वाला ही वैल्यू निकाल सकते हैं, नीचे वाला नहीं निकाल सकते। तो जो ऊपर वाला है वही वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें 1 बराबर 5 आ गया, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 35, ये पिता की आयु, और 1 बराबर 5 है तो 2 बराबर 10, ये हो गया पुत्र की आयु। लेकिन ये 5 वर्ष पहले का है, आपको ध्यान में रखना है। ये पहला हम निकाल रहे हैं ऊपर वाला, तो ऊपर वाला क्या दिया हुआ 5 वर्ष पहले, तो इसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे, 5 इसमें भी 5 इसमें भी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 हो गया। ये कितना हो गया आपका 15 हो गया। अब देखिए कि कितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो देखिए अगर हम इसमें 10 ऐड करेंगे, इसमें भी 10 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये 2 गुना है, 25 का 2 गुना है 50, तो कितने वर्ष में हो गया है, तो आपको ध्यान में रखना 10 वर्ष में। 10 ऐड करने के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए इजी था, और अगर ये बेसिक से आपको सोल्व करना था तो हम बता देते हैं कि बेसिक से इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए पहले क्या दिया है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ था 7:2, तो 7x एक कम मान लेते हैं, एक कम मान लेते हैं 2x, लेकिन 5 वर्ष पहले, तो 5 इसमें जोड़ देंगे, तो ये आ गया आपका क्या परसेंटेज। और 5 वर्ष बाद का अनुपात दिया, तो फिर 5 इसमें जोड़ देंगे, 5 इसमें जोड़ देंगे, और अनुपात कितना दिया हुआ था 9:4। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, और उसके बाद फिर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा था, इसलिए मैं डायरेक्ट इस मेथड को प्रीफर किया हूँ, ताकि इसको आसानी से समझ में भी आए और तुरंत इस सवाल को सोल्व कर पाए। अगला सवाल देखिए, यदि इसका औसत दिया हुआ k, तो √2k + 11 का मान क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल आसान सवाल है, एवरेज निकाल लेना आपको इन सभी नंबर का। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 5 और 6 11, 11 और 3 क्या हो गया 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25, 25 का 5, बाकी हाथ में 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, कितना आ गया 95। और कितना नंबर है 5 है, तो 5 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 19 आ गया। 19 लेकिन क्या आ गया आपका k का वैल्यू, k का वैल्यू कितना आ गया 19। अब यहाँ अंडर रूट में k का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 × 19 और प्लस 11, तो 19 दूना 38 और 11 कितना हो जाएगा √49, और 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल आसान सवाल था, केवल इसको देख के ही सोल्व कर सकते थे आसानी से। अगला सवाल देखिए, इसमें देखिए क्या बोल रहा है 1/4, 2/3, 4/5, 5/8, 3/4 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल आपको k दे रखा है। तो 1/k + 4 × 1/k - 2 का मान क्या होगा। तो आप देखिए इसको आसानी से कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ आप देखिए कौन सबसे बड़ी संख्या है और कौन सबसे छोटी संख्या है। तो एक है 1/4, तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर यदि आप इस तरह से कंपेयर नहीं कर पाते इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। 1/4 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 25, और अगर यदि हम 2/3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.66 आ जाएगा, और अगर यदि 4/5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.8 आएगा, आपको ध्यान में रखना है। और अगर यदि 5/8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 0.6 आएगा, और अगर यदि 3/4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, 0.7 कितना आएगा 0.7। आप देखिए इसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हमको एक ही नजर आ रहा है, ये 4/5 जिसका वैल्यू आ रहा है 0.8, और सभी का क्या है इससे कम है, और सबसे कम किसका आ रहा है 0.5 1/4 का। तो इन दोनों का गुणनफल आपको k दे रखा है, तो k बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, सबसे छोटी संख्या 1/4 हो गया, और सबसे बड़ी संख्या कितना आ गया 4/5। तो इसको काट देते हैं, 4 से 4 चला गया, तो k का वैल्यू कितना आ गया आपका 1/5 आ गया। आप k का वैल्यू कितना आ गया 1/5 आ गया, k का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आप। तो देखिए कैसे इसको सोल्व करते हैं, कैसे पुट करेंगे k का वैल्यू। तो यहाँ हम k का वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/k लिखा हुआ है, और k का वैल्यू कितना 1/5, यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 4, तो ये इधर का हो गया। और फिर इसमें क्या, फिर 5 ऊपर चला जाएगा इसमें, तो 5 यहाँ लिखेंगे, और -2, और 5 और 4 कितना हो गया 9, और 9 × कितना हो जाएगा 5 में 2 जाएगा तो 3, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27, तो इसका 27 राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए, देखिए ये भी इजी है, डुएबल सवाल है, इसको वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3x + 2y = 13 दे रखा है, तो देखिए कौन सा इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे जो 13 दे देगा। अगर यदि हम इसको 4 को रखते हैं तो 4 × 12 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, 12 और 4 16 हो जाएगा, जो कि गलत है। अगर यदि इसको लेते हैं तो 3 × 9 और 2 दूना 4, 9 4 13, बस आगे चेक नहीं करेंगे, यही इसका आंसर होगा, मार्क कर देंगे। अगला सवाल देखिए, देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। आप इसको अगर वर्बली नहीं सोल्व कर पाते हैं, अगर कंफ्यूजन है तो एक बार आप पेन चला लीजिए, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एग्जाम का सवाल है, एक नंबर बहुत ही मान्य रखता है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको ब्रैकेट वाला पहले सोल्व करते हैं, तो 8 से 3 बार में जाएगा, 8 × 24, और 3 से ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, और ये माइनस में है 4 × 16 दे देगा, और ये 40 आपका क्या है प्लस में है।
40 आपका प्लस में, तो 40 और 18 कितना हो गया 58 हो गया, और 58 में 16 जाएगा तो कितना आएगा, तो आप ध्यान रखिए 42 आएगा 42। लेकिन यहाँ 4 चिपका हुआ है तो 4 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 दूना 8 और 4 चौक 16 और 168 आया। 168 ये 20 प्लस में है और ये 72 भी प्लस में, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये 92 आएगा। और ये आपका किस में है, माइनस में है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये 168 किस में है, 168 आपका माइनस में है और प्लस में 92 है, तो आप इसको घटाइए तो कितना आएगा 676। ये माइनस का 76, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का, थोड़ा लेंदी है लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, इसको कैसे आसानी से और आराम से इसको सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 30% की वृद्धि करता तो उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट का कम समय लगता है। तो अपनी मूल चाल से चलते हुए उस दूरी को तय करने में उसको कितना समय लगेगा। तो देखिए कितना चाल में वृद्धि कर रहा है, तो स्पीड पहले था आपका मान लीजिए 100, अब उसमें 30% की वृद्धि कर रहा है तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं, तो 10 और 13 का हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो कितना हो गया 10 और 13, पहले 10 था तो 30% को बढ़ा दिया तो 13 हो गया। टाइम इसका उल्टा होता है समय, तो पहले टाइम लगता था मान लीजिए 13 यूनिट, अब कितना लग रहा है 10 यूनिट लग रहा है। तो देखिए पहले 13 यूनिट लगता था, अब कितना लग रहा है 10 यूनिट लग रहा है। तो कितने का बचत कर पा रहा है 3 यूनिट का, और यही 3 यूनिट किसके बराबर है 15 मिनट के बराबर है। ये मिनट में दिया है तो इसको घंटा में बदल लेते हैं, तो 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो फिर इसको अगर काटेंगे तो 1 बाई कितना आ जाएगा 4 आएगा। अब ये 3 बराबर दिया हुआ है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे। अब 1 बराबर हो गया तो एक्चुअल टाइम इसको लग कितना रहा है 13 यूनिट लग रहा है, तो 13 बराबर कितना हो जाएगा 1/12 और गुना कितना हो जाएगा 13। ये लेकिन किस में आएगा घंटा में आ गया, मिनट में बदलने के लिए 60 से इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 12 से कितना जाएगा 5 12 12 25 60 और 13 25 कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। 13 25 65, ये 65 मिनट लग रहा है। ठीक है, 65 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 1 आवर्स 5 मिनट। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1 घंटा 5 मिनट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था लेकिन आप रेशियो से इसको आराम से सोल्व कर पाएंगे। अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का है। आप जैसे इसको देखिएगा स्किप कर दीजिएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ना है ढंग से। निकटतम मान पूछा है तो निकटतम हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 499.37 तो इसको 500 मान लेते हैं, और प्लस है कितना 1.95 तो इसको 2 मान लेते हैं, और इंटू कितना है 4.79 तो इसको 5 मान लेते हैं, और माइनस 2.87 है तो इसको कितना मान लेते हैं 3, और इसमें डिवाइड बाय है, ये प्लस नहीं आपको ध्यान में रखना है। कितना डिवाइड कितना 19.70 तो यहाँ 19.70 को हम लिख सकते हैं 20। तो आप यहाँ देखिए ये हो जाएगा 5 दूना 10 तो 500, और प्लस क्या हो गया 10 और माइनस 3/20 कर देंगे तो ये आपका बहुत कम वैल्यू देगा, तो इसको हम इग्नोर करेंगे तो 510 ही आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या है y का 2/3, तो हम y का लिख लेते हैं, यहाँ 2/3 पूछा है। y का 2/3 बराबर z का कितना है 8/15, तो y और z का अनुपात आपको पूछा है। देखिए कभी कभी एग्जाम में कहीं कहीं बीच बीच में इजी सवाल दिया रहता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि पूरा एक बार विजिट करके जो आसान सवाल है उसको पहले सोल्व करें। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, 2 से जाएगा कितना बार 4 बार में, 3 से जाएगा कितना बार 5 बार में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5y बराबर आ जाएगा आपका कितना 4z। तो y और z का अनुपात आप यहाँ 5:4 मत लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, y अनुपात z बराबर कितना हो जाएगा 4:5। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, तो देखिए एचसीएफ का सवाल है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 संख्या ऐसी लीजिए जिसका अंतर सबसे कम हो। तो देखिए हम इसका अंतर निकाल लेते हैं, 245 और 175 का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आएगा 245 और 175 का अंतर कितना आ जाएगा 0.70 आ जाएगा। या तो एचसीएफ 70 होगा या फिर इसका क्या होगा मल्टीपल होगा, तो 70 से कहीं जाएगा नहीं, आप देख सकते हैं 0 लास्ट में आना चाहिए लेकिन नहीं है, तो अब इसको हम तोड़ते हैं, तो 2 को फिर हम 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 35 गुना 70 हो गया ऐसे। या तो फिर 2 एचसीएफ हो सकता है या तो 35 होगा, फिर भी अगर नहीं होता तो फिर हम इसको तोड़ते हैं, लेकिन 2 से देखिए नहीं जाएगा, लेकिन 35 से ये सब चला जाएगा, ये भी जाएगा ये भी जाएगा, तो 35 इसका क्या जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका 35 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, 2 अंकों वाली एक संख्या का 1/7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है, तो 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल आपको बताना है। तो देखिए 1/7 बोला है तो हम 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं 7x मान लिए। क्यों मान लिए, क्योंकि इसका 1/7 हमको करना है, तो इसका हम 1/7 करते हैं, तो 1/इसका हम 7 करेंगे, 7x का 1/7 करेंगे तो कितना आएगा 1x आएगा, यानी कि x आएगा केवल, और फिर उस संख्या के आधा, तो फिर हम इसका आधा करेंगे, तो 7x का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5x आएगा। तो देखिए इन दोनों का अंतर कितना है 2.5x है,
2.5 और इस एक्चुअल अंतर कितना दे रखा है 15 कम है, यहाँ बोल रहे हैं ना, तो यहाँ इसके बराबर हम कर देंगे 15, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो यहाँ जाएगा, तो ये 25 से कितना बार में जाएगा 6 बार में, तो x बराबर कितना आ गया 6। अब 6 आ गया तो अब x का हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, माने कितना था 7x, तो 7x की जगह x का वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 6 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा 42। अब क्या बोल रहा है, ये 2 अंक की संख्या निकल गया लेकिन उन संख्याओं का योग बोल रहा है तो इसको जोड़ दीजिए 4 और प्लस 2 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल था। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए एक धनराशि निवेशित की जाती है और उनके प्राप्त ब्याजों का अंतर 448 रुपया है, तो निवेशित धनराशि आपको बताना है। तो देखिए SI का सवाल अच्छे लेवल का सवाल पूछा गया था। तो देखिए मैं इस सवाल को सोल्व करने का 2 तरीका बताऊंगा। तो देखिए पहले मैंने बता दिया आपको कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आना चाहिए, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% को 1/5 लिख सकते हैं हम, 20% को कितना लिख दिए 1/5। अब हमको 3 वर्ष तक का ब्याज निकालना है, इसलिए हम प्रिंसिपल 5 का क्यूब मान लेते हैं, 5 का क्यूब मान लेते हैं। तो 5 का क्यूब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 125 रुपया हम मान लिए, प्रिंसिपल मान लिए, आप इसको ध्यान में रखिए। प्रिंसिपल हम कितना मान लिए 125 रुपया मान लीजिए। तो पहला मेथड देखिए, इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1 साल हो गया आपका, यहाँ लिखे 2 साल, यहाँ लिखे हम 3 साल, ये तीसरा साल हो गया। 125 का प्रिंसिपल माने उसका 1/5 करना है, 20% पहले वर्ष का ब्याज, तो 125 का 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो पहले वर्ष का ब्याज हो गया 25 वर्ष, दूसरा वर्ष भी 25 वर्ष रहेगा और फिर इसका 25%, इसका 25% 5 हो जाएगा, तीसरा वर्ष में भी 25 वर्ष रहेगा आपका, ये 5 भी रहेगा आपका। अब फिर इसका 1/5 करेंगे तो कितना आएगा 5, और फिर इसका 1/5 यानी 20% करेंगे तो 1 आएगा। तो आपको यहाँ समझना ये है कि ये कंप्लीट आपका क्या हो गया, ये कंप्लीट आपका हो गया CI, क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया आपका CI। और ये पहला लाइन जो आपको दिख रहा है ये क्या हो गया आपका SI, ये क्या हो गया SI होता, पहला लाइन हमेशा SI होता, आप इसको ध्यान में रखें। और ये कंप्लीट क्या हो गया आपका CI हो गया, और ये पहला लाइन हो गया क्या आपका SI, और इन दोनों का अंतर दे रखा है। तो अंतर कौन सा पार्ट मेरा बचा, तो आप इसको ध्यान से देखिए, अंतर कौन सा पार्ट बचा, यही वाला पार्ट तो मेरा अंतर बच रहा है, ये अंतर बच रहा है। क्यों कैसे बच रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट क्या है, ये कंप्लीट आपका CI है और ये क्या है SI है, तो इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर ये वाला पार्ट बच रहा है। तो ये वाला पार्ट कितना आप देखिए, तो देखिए अंतर कितना बच रहा है, ये 5 और 5 10, ये 5 15 और एक ये 16, तो 16 यूनिट बराबर आपको दे रखा है। अंतर कितना 448 रुपया। 16 से इसको काटते हैं तो 16 दूना 32, 12 बचा और 16 8 28 से, तो 1 बराबर आपका कितना है 28, और हम प्रिंसिपल माने कितना है, तो 1 बराबर 28 है, तो 125 बराबर कितना होगा, तो 125 गुना जब हम 28 करेंगे तो आपको कंप्लीट प्रिंसिपल निकल जाएगा, जो कि कितना है 3500 रुपया। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा 3500। ये पहला तरीका है। तो दूसरा तरीका देखिए अगले पेज पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 साल का एक कोड होता है, आपको ध्यान में रखना है, SI का 3 साल का एक कोड होता है, क्या होता है 331, ये कोड होता है। तो 20% बोला है, तो 20% मीन्स क्या होता है 1/5, 20% मीन्स क्या होता है 1/5। तो हम प्रिंसिपल कितना मान लिए 125, कैसे मान लिए, क्योंकि ये 5 का क्यूब और हमको 3 बार करना है, इसलिए हम 125 मान लिए। तो 125 का 1/5 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और फिर इसका हम 1/5 करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर इसका 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप इसको क्या कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 75, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 15, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1। तो ये आपका कंप्लीट ऐड करने पर क्या आ जाएगा, आपका CI आ जाएगा। और ये पहला लाइन मैंने पहले ही बता दिया कि पहला लाइन क्या होता है SI होता है, और ये कंप्लीट क्या हो गया CI हो गया। तो अंतर यही वाला पार्ट तो मेरा बचा कितना 16 यूनिट, और यही 16 यूनिट बराबर दे रखा है 448। तो 16 से काटिए इसको, 16 दूना 32, 12 और 16 28 से, एक का वैल्यू कितना आ गया 28। तो हमको 125 का निकालना है, क्योंकि प्रिंसिपल माने 125, तो 125 इंटू 28 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3500 आ जाएगा। तो ये वो दूसरा तरीका है जो सोल्व करने का। तो जो आपको अच्छा लगेगा आप देख लीजिएगा। तो ये सभी प्रश्न थे जो मैंने बता दिया आपको। फिर आगे मैं जितना भी मैथ का सवाल पूछा गया मैं जरूर सोल्व कराने का कोशिश करूंगा, जो कि आने वाले एग्जाम है 12 जून, उसमें आपको मदद मिल पाए। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।